गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज हम केमिस्ट्री के जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है आपकी उसके कुछ नए एमसीक्यूज लेकर आए हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि आपके बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के नए एमसीक्यूज की। इसमें पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये है आपके सामने। व्हाट इज द फॉर्मूला what is the formula of सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र पूछा गया है, निम्न में से क्या है। यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है NaOH, दूसरा Na2CO3, तीसरा है NaCl और चौथा है Na2SO4। ठीक है। अब इसमें हमें ये बताना है कि निम्न में कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है। ठीक है। देखिए, सोडियम क्या होता है? सोडियम का मतलब होता है Na। सोडियम का मतलब Na। और हाइड्रो ऑक्साइड, यानी हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसका मतलब O और H से मिलकर बनेगा। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाता है आपका NaOH। क्या बन जाएगा बच्चों? NaOH। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में NaOH कहाँ पर है? ये हमारा जो फर्स्ट आंसर है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और ये जो सेकंड है बी, ये है सोडियम कार्बोनेट। Na मतलब सोडियम और CO3 यानी कार्बोनेट, इसका मतलब ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। और ये NaCl, Na सोडियम Cl क्लोरीन, तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया। Na2SO4, Na सोडियम और SO4 सल्फेट, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। ठीक है। चारों ऑप्शन समझ में आ गए आपके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कैंसर के उपचार में किस यौगिक का उपयोग करते हैं। कैंसर के उपचार में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें कौन कौन से ऑप्शन है आपके? एस्पिरिन, सिस्प्लेटिन, पैरासीटामोल और ई क्या है ये? इबुप्रोफेन। ठीक है। देखिए, अब इसमें यह बताना है कि कैंसर के उपचार में कौन सा उपयोग में लिया जाता है। देखिए, एस्पिरिन, सिस्प्लेटिन, पैरासीटामोल और इबुप्रोफेन, ये सब क्या है? चार यौगिक हैं जो किसी न किसी रोग के उपचार के लिए हैं। ठीक है। अब इसमें से हमें कैंसर के लिए बताना है, तो कैंसर के उपचार के लिए जो है कौन सा होगा? कैंसर के उपचार के लिए सिस्प्लेटिन नाम का यौगिक काम में आता है। ठीक है। कौन सा बच्चों? सिस्प्लेटिन। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, which of the following elements is the most abundant in the earth crust, यानी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, अर्थ क्रस्ट का मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है। ठीक है। पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी पृथ्वी की पपड़ी जिसे बोलते हैं, परपटी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन और एल्यूमिनियम। ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी होमोजीनियस का मतलब होता है समान मिश्रण, यानी समांगी मिश्रण।
होमोजीनियस मतलब क्या होता है? समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण, होमोजीनियस एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें जो भी सॉल्वेंट होते हैं, जिसमें जो भी पदार्थ घोले जाते हैं, उसमें ये हमें ये नहीं पता चलता है कि इस सॉल्यूशन में क्या क्या पदार्थ मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, जैसे कोई हमने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, तो इसमें हमें ये नहीं पता लगता है कि उस सॉल्यूशन में कौन कौन से तत्व या कौन कौन से पदार्थ का मिश्रण किया गया है। ठीक है, तो देखिए, रेत और पानी, सैंड एंड वाटर, रेत और पानी, अगर हम रेत और पानी को मिला दें तो पानी के अंदर हमें रेत दिखाई देगी। ठीक है, यानी वो दोनों अलग अलग पदार्थ हमें दिखाई देंगे, जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी बिस्मांगी मिश्रण। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑयल एंड वाटर, देखिए, तेल और पानी, जो पानी होता है अगर हम इसमें तेल को मिक्सर करें तो तेल जो है वो पानी की सतह पर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि तेल जो है वो पानी से हल्का होता है, क्योंकि पानी का घनत्व यानी डेंसिटी अधिक होती है, जबकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है। इसलिए ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सॉल्ट एंड वाटर, यानी नमक और पानी। अब पानी में नमक को घोला जाए तो वह पूर्ण रूप से उसमें सॉल्यूट हो जाएगा, यानी घुल जाएगा। ठीक है, और उसमें जल में हमें ये नहीं दिखाई देगा कि इसमें क्या घुला हुआ है। ठीक है, यानी उसमें नमक जो है वो पूर्ण रूप से विलय हो जाएगा। इस तरीके से यह एक समांगी मिश्रण तैयार होगा, और यही एग्जाम्पल जो होगा वो होमोजीनियस एग्जाम्पल होगा। सो द राइट आंसर इज सॉल्ट एंड वाटर। शुगर एंड सैंड देख लीजिए, चीनी और रेत। चीनी और रेत को आपस में मिला दिया जाए तो चीनी और रेत के कण जो है, पार्टिकल्स हैं, वो अलग अलग दिखाई देंगे। तो ये भी एग्जाम्पल होगा। तो इसलिए सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, नमक और पानी। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम? देखिए, कई बार बता चुके हैं, इसमें आप बता सकते हैं। देखिए क्या होगा, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम? तो इसका सिंबल देखिए, Mg। Mg क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या होता है बच्चों? मैग्नीशियम। ठीक है, K मतलब पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। ठीक है, S मतलब सल्फर। क्या होता है? सल्फर। और Na मतलब सोडियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। ठीक है, सोडियम यानी Na। ठीक, नेक्स्ट, which of the following gases is produced during photosynthesis? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरे पेड़ पौधों। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स की जो ग्रीन लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनमें क्लोरोफिल पाए जाने के कारण यह फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जिससे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है या रिलीज होती है, ये हमें बताना है। देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन का तो कोई रोल नहीं है फोटोसिंथेसिस, और नाइट्रोजन का भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन गलत होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस्ड नहीं करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस्ड करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसमें आप खुद देख सकते हैं। फिजिकल चेंज का मतलब है भौतिक परिवर्तन, नॉट शारीरिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? फिजिकल चेंज में आपको बता चुका हूं क्या होता है। इसके भौतिक गुण चेंज हो जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण चेंज नहीं। ठीक,
बर्निंग ऑफ वुड, जब हम लकड़ी को जलाएंगे तो वह राख में बदल जाएगी, इसलिए यह इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, यानी जल में चीनी का घुलना, जब जल में हम चीनी को घोलेंगे तो वह जल में पूर्ण रूप से घुल जाएगी और एक नया सॉल्यूशन तैयार होगा, एक विलयन तैयार होगा, जो कि इसे शरबत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। ठीक, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल चेंज, सॉरी फिजिकल चेंज यानी उसमें घुल जाएगा। ठीक है, तो उसके भौतिक गुण चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो चीनी है वो ठोस रूप से किसमें बदल जाएगी, लिक्विड स्टेट में बदल जाएगी, और उसका जो केमिकल केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व शुगर इन वाटर, यानी ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अच्छा, सी देख लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लग जाती है तो उसके केमिकल चेंज होते हैं। ठीक है, भौतिक चेंज तो होता ही होता है, साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी चेंज हो जाती है। कुकिंग ऑफ फूड, जब भोजन को पकाते हैं तो उसका नया रूप हो जाता है, यानी उसकी रासायनिक क्रियाएं अलग होती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स, यानी एक तत्व का परमाणु संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स, यानी तत्व का परमाणु क्रमांक किसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक होता है तत्व का, वह किसका प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, यानी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, नाभिक में न्यूट्रॉन्स की संख्या। द मास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्व का परमाणु द्रव्यमान। बताइए क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो है वो नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होता है, यानी जितने नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं, यानी जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके नाभिक में न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, परमाणु संख्या किसका प्रतिनिधित्व करता है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट, यानी निम्न में कौन सा ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी ब्लीचिंग एजेंट का मतलब ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर बनता है उसके रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये हमें बताना है। ठीक, देखिए, फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, क्लोरीन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए बताइए क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लोरीन और नाइट्रोजन। देखिए, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये तो नमक होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये धावन सोडा है। ठीक है, सॉरी, ये होता है खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, खाने का सोडा। क्लोरीन, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, अब इसमें ब्लीचिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, नहीं जानते तो ये होता है CaOCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। अब इसमें क्या आया, Cl आया। ठीक है, Cl आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन को ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following compounds is used in the treatment of acidity? जब शरीर के अंदर पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? वह कौन सा यौगिक है जो एसिडिटी के उपचार में उपयोग किया जाता है? देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कौन कौन से हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। बताइए, एसिडिटी के रूप में अम्लता के उपचार में उपयोग किया जाने वाला यौगिक क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्योंकि क्या होता है? ये खाने का सोडा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम क्लोराइड होगा नहीं, हाइड्रो HCl होगा नहीं, HCl से और अम्लता बढ़ेगी और HCl हमारे आमाशय के अंदर भी पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एसिड है तो ये भी एसिडिटी बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या प्रयोग करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्यों करेंगे? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? एक उदासीन होता है। ठीक है, तो ये एसिडिटी को कम करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस? एक तटस्थ पदार्थ का पीएच मान क्या होता है, यानी उदासीन? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, उदासीन पदार्थ का पीएच मान क्या होता है, ये बता चुके हैं। कितना होता है? 7। ठीक है, 0 क्या होता है? सबसे अधिक अम्लीय, 14 सबसे अधिक क्षारीय, 3 ये भी अम्लीय होता है। ठीक है, 0 से अधिक और 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक और 14 से कम क्षारीय, और जिसका मान 7 होगा, ठीक है, वह क्या होगा? उदासीन होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, व्हाट इज द following is which of the following is not an allotrope of carbon? यानी निम्न में का कौन सा कार्बन का समरूप नहीं है? ठीक है, समरूप यानी अपर रूप। ठीक है, अपर रूप। ठीक है, यानी कार्बन के तरीके का ही होता है वो। ठीक है, तो क्या होगा? हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और ये फ्लोरीन्स, फास्फोरस। क्या होगा? कार्बन का अपर रूप या समरूप नहीं है। ठीक है, यानी इन चारों में 3 होंगे, बाकी एक नहीं है, पहचानना है। डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये तीनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है वो कार्बन से ही बनाए जाते हैं, इसलिए ये है कार्बन के अपर रूप होते हैं। अब इसमें ये बचा फास्फोरस, तो फास्फोरस क्या होगा? कार्बन का अपर रूप नहीं होगा। तो सो द राइट आंसर इज फास्फोरस। फास्फोरस कार्बन का अपर रूप नहीं होता, ये अलग एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स? यानी जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, अग्निशामक यंत्र जो आग बुझाने के काम में आते हैं। ठीक है, जब कहीं आग लग जाती है, देखा होगा आपने, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, घर में भी एक जो अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर, उसको लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने के काम में आता है। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस भरी होती है, ये बताना। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वह आग को बुझाने का कार्य करती है, और ऑक्सीजन आग को जलाने का कार्य करती है। ठीक है, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Which of the following is the lightest element in the periodic table? यानी निम्न में कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे हल्का है? आवर्त सारणी में सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है, बताना है। निम्न में कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे हल्का है? देखिए,
हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन। इन चारों में सबसे हल्का कौन सा है? सबसे हल्का जो एलिमेंट है वह है हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड? यानी निम्न में कौन सा आयनिक बंध का उदाहरण है? आयनिक बॉन्ड का उदाहरण क्या है बताना है। देखिए, H2O, NaCl, H2O, NaCl, CO2 और CH4। देखिए समझिए, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, एक एलिमेंट किसी दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन जो है, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है उसे त्याग देता है। ठीक है, जिससे वह स्थायी हो जाता है। तो ये क्या करते हैं? आयंस बनाते हैं। जो तत्व यानी जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसमें निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, निगेटिव आयन। ठीक, तो यहां पर देख लीजिए कौन सा होगा? H2O, H2O, इसमें क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, H2O में जो बीच में है वो बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा? ये कोवेलेंट बॉन्ड है। NaCl, NaCl ये टूटता है Na प्लस प्लस Cl माइनस में। ठीक है, तो इसी में क्या है? ये आयनिक बॉन्ड बनता है। NaCl में क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड बनता है, जो आयनिक यौगिक का उदाहरण है। ठीक है, CO2, इसमें भी सिंगल बॉन्ड बनाया जाता, डबल बॉन्ड बनता है। इसमें क्या बनता है? डबल बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। और CH4 में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ये भी हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें H2O, CO2 और CH4 कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं, और बाकी एक जो है NaCl वह इसका एग्जाम्पल है, आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है, राइट आंसर NaCl। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस? यानी जो प्राकृतिक गैस है उसका मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो देखिए, मेथेन, एथेनॉल, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, देखिए मेथेन जो है वो प्राकृतिक स्थान जो होते हैं, दलदली स्थान होते हैं, वहां से प्राप्त होती है। ठीक है, इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यह है प्राकृतिक गैस का एक मुख्य कंपोनेंट होता है। मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मेथेन। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथेन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस? निम्न में कौन सी आदर्श गैस है या अक्रिय गैस है? ठीक है, देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन और क्लोरीन जो आवर्त सारणी के 18वें समूह में पाए जाते हैं और जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा होता है, वह आदर्श गैस कहलाती हैं। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एक्सेट्रा। ठीक है, कौन कौन सी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक, तो इसमें देखिए कौन सा आया? नियोन आया, ऑप्शन आ गया नियोन। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नियोन। नियोन यानी Ne। नियोन का संकेत क्या होता है? Ne। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड? ठीक है, इससे पहले एग्जांपल जो था वो आयनिक बॉन्ड का बताना था। अब
इसमें बताना है कि कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल कौन सा है। चलिए, NaCl अभी मैंने बताया था, इसमें Na प्लस प्लस Cl माइनस टूटता है, तो यह एक आयनिक बॉन्ड होगा। CO2, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए यह कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, CO2। MgCl2 देखिए, MgCl2 में क्या होगा, जब ये MgCl2 टूटेगा तो ये Mg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस इस तरीके से टूटता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। NaOH Na प्लस प्लस OH माइनस में टूटता है, तो ये भी आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, CO2 O डबल बॉन्ड C O डबल बॉन्ड, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये आयनिक बॉन्ड, ठीक है, और CO2 O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कोवेलेंट बॉन्ड। MgCl2 Mg प्लस 2 Cl माइनस, आयनिक बॉन्ड, और NaOH Na प्लस प्लस OH माइनस, ये भी आयनिक बॉन्ड। ठीक है, राइट आंसर CO2। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू ए गैस कॉल्ड। देखिए, ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब कोई ठोस को गर्म किया जाता है तो डायरेक्टली लिक्विड में न चेंज होकर वह सीधे गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला है सब्लिमेशन, दूसरा इवेपोरेशन। पहला है सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और मेल्टिंग। ठीक है, देखिए सब्लिमेशन यानी यहां पर होता है ऊर्ध्वपातन। क्या होता है बच्चों, ऊर्ध्वपातन। हिंदी में इसको ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ठोस को गर्म करने पर सीधे गैसीय स्टेट में बदल जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कपूर, नौसादा आदि। अगर इसको हम गर्म करें तो ये लिक्विड में चेंज होकर सीधे गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, बाष्पीकरण क्या होता है, वाष्प में बदलने की क्रिया। संघनन, वाष्प से द्रव में बदलने की क्रिया। पिघलना, ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is the primary component of air? Which of the following is the primary component of air? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ठीक है, निम्न में से कौन सा वायु का प्राथमिक घटक है। प्राथमिक घटक का मतलब है जो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक मात्रा में देखिए कौन सी गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है वो 21% पाई जाती है, नाइट्रोजन ये 78% पाई जाती है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन जो है वो 21% और नाइट्रोजन 78%। सबसे अधिक मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन वायु का प्राथमिक घटक है। नेक्स्ट 21, देखिए Which of the following is the chemical formula of methane? मेथेन का केमिकल फार्मूला क्या है, यानी मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। अब देखिए, मेथेन जो है वो एल्केन ग्रुप का होता है। किसका, एल्केन ग्रुप का होता है। मेथेन जो है वो एल्केन ग्रुप का है, और एल्केन का जो फार्मूला होता है वह CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। ठीक है, मेथ जो है वो कार्बन नंबर 1 होता है। मेथ का मतलब कार्बन नंबर 1। कितना बच्चों, 1, यानी n = अगर हम 1 रखें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, C1H2 × 1 + 2 = CH4।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथेन। तो इसलिए इसका जो रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, CH4 मेथेन का फार्मूला होगा। ठीक है, C2H6 क्या होता है, ये एथेन होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और C3H8 प्रोपेन होता है। ठीक है बच्चों, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ H2SO4? H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, H2SO4, H मतलब हाइड्रोजन और SO4 मतलब सल्फेट। ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फेट, यानी इसका जो दूसरा नाम होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये बन गया HCl। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 और एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, क्या हो जाएगा, CH3COOH। ठीक, तो इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटालिक एलिमेंट? यानी निम्न में कौन सा एक अधातु है? ठीक है, क्या बताना है बच्चों में, अधातु बताना है। ठीक है, तो देखिए निम्न में से कौन सा अधातु तत्व है, बाकी सब क्या होंगे, धातु होंगी, और इसमें बताना है अधातु है। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम, क्या चीज है भैया, मैग्नीशियम और आयरन, ऑक्सीजन और कॉपर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट? यानी अधातु क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन, ऑक्सीजन और कॉपर। देखिए नॉन मेटेलिक जो होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं। अधातु जो है सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं जिससे उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और धातुएं जो होती हैं मेटेलिक एलिमेंट वह इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं जिससे उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे मैग्नीशियम है Mg+2 यानी +2 चार्ज आता है, आयरन इस पर Fe+2 आता है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन इस पर O-2 यानी नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और कॉपर इसमें Cu+ होता है। ठीक है, कॉपर मतलब Cu+। ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर तीनों में पॉजिटिव चार्ज है जबकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटेलिक एलिमेंट हो जाएगा। ऑक्सीजन एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, द मोलर मास ऑफ वाटर, यानी जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? देखिए H2O, ठीक है, H2O जो है क्या है, एक जल का सूत्र है। अब इसको हमें मोलर द्रव्यमान बताना है, यानी मास ऑफ, मतलब मोलर मास बताना है। देखिए जल, हाइड्रोजन क्या होता है, एक इसका परमाणु क्रमांक होता है और इसका एक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान होगा। एक क्या होगा, इसका परमाणु द्रव्यमान होगा। तो इसका मतलब 2 × 1 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1, 1 × 16। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका परमाणु भार 16 होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। तो 2 × 1 यानी 2 प्लस 1 × 16 यानी 16, अगर हम इसको जोड़ दें तो ये टोटल 18 हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 18 ग्राम प्रति मोल। ठीक है,
H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होगा बच्चों? 18 ग्राम प्रति मोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, यानी अम्लों की विशेषताएं क्या है? अम्लों की क्या विशेषता है? देखिए, दे टर्न्स बिलो लिटमस पेपर रेड, यानी ये नीले लिटमस कागज को लाल कर देते हैं। ठीक है, जो नीला लिटमस पेपर है अगर उसे या अम्लों में डुबोया जाए तो क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है, ये सही है, ये स्टेटमेंट क्या है? ये सही है। तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक, दे टर्न ब्लू ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ठीक, दे फील स्लिपरी, स्लिपरी नहीं होते हैं, फिसलनदार नहीं होते हैं। दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और ये क्षार से क्रिया करने के बाद लवण और जल बनाते हैं। लवण तो बनाते हैं लेकिन जल नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दे हैव अ बिटर टेस्ट, इनका स्वाद कड़वा होता है? नहीं, ये खट्टा होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? सॉर टेस्ट होता है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। ठीक है, नेक्स्ट 26, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखिए, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर तरल क्या है? निम्न में से कमरे के तापमान पर जो रूम टेम्परेचर है, निम्न में से कौन सा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ऑक्सीजन क्या है? ये गैसियस स्टेट में पाई जाती है। ऑक्सीजन कैसे होती है? गैसियस स्टेट में पाई जाती है। नाइट्रोजन ये भी गैसियस स्टेट में होती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैसियस स्टेट में पाई जाती है। रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों ही गैस होती हैं। जबकि वाटर, वाटर क्या होता है? वाटर मतलब पानी या जल, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल यानी पानी, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, देखिए, यानी जल का बॉइलिंग पॉइंट, या बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक। क्या होता है? क्वथनांक। कहीं कहीं पर ये मतलब क्वथनांक ही होता है इसका नाम। ठीक है, क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी क्वथनांक का मतलब है उबलना, यानी वह कौन सा बिंदु है जिस पर जल जो है वो उबलने लगता है। क्या होता है? उबलने लगता है। ठीक है, तो जल का जो क्वथनांक होता है वह कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर तो ये जमने लगता है। ठीक है, 37 डिग्री टेम्परेचर ये शरीर का टेम्परेचर होता है। ठीक है, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड ये नहीं होता है। यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होना चाहिए, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है बच्चों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी के उबलने का जो बिंदु है वह कितना है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस। जब जल को गर्म करेंगे, जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो वह अपने आप क्या होता है? वो उबलने लगता है, यानी बॉयल होने लगता है। ठीक है, इसलिए जल का जो क्वथनांक होगा वह कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और इसका हिमांक कितना होता है जल का? जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर ये क्या होता है? जमने लगता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए गैस, यानी निम्न में गैस की कौन सी विशेषता है? ठीक है, गैस की विशेषताएं बतानी है। इट हैज ए फिक्स्ड शेप, यानी इसका जो शेप है वो कैसा है? फिक्स होता है। ठीक है, यानी इनका आकार निश्चित होता है, गैस का आकार निश्चित होता है। ठीक, इसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है,
इसका आयतन निश्चित होता है। इट एक्सपेंड टू फिल द कंटेनर, यानी यह कंटेनर को भरने के लिए फैलती है, ये संपीड़न योग्य नहीं होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए अब समझिए। निम्न में गैस की कौन सी विशेषता है? ठीक है, इसका निश्चित आकार होता है। ठीक, देखिए गैस क्या होती है, अगर जिस कंटेनर में भरी जाए, गैस जिस कंटेनर में भरी जाती है तो उस कंटेनर के पूरे वॉल्यूम में एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, यानी जो भी कंटेनर होगा, जिस शेप का होगा, वो उसी रूप में अपना रूप ले लेती है। तो इसका मतलब इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसका निश्चित आयतन होता है? नहीं, इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये जिस कंटेनर में भरी जाती है वो उसी के आयतन को ग्रहण करती है। ठीक है, जैसे ये कमरा है, अगर इसमें छोड़ दिया जाए तो ये कमरे के आयतन में भर जाएगी और कमरे के आकार का रूप ले लेगी। ठीक है, तो इसका निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये कंटेनर को भरने के लिए फैलती है, मतलब जो जो भी कंटेनर होता है उसे पूर्ण रूप से फैल जाती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये संपीड़न योग्य नहीं होती है, ये संपीड़न योग्य नहीं होती है। संपीड़न योग्य होती है तभी तो ये जिस बर्तन में भरी जाती है उसका रूप ले लेती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कंटेनर को भरने के लिए फैलती है, मतलब कंटेनर में पूर्ण रूप से फैल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे देखिए जैसे गैस की विशेषता है, ऐसे ठोस की क्या विशेषता है? ठोस का आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। ठीक है, जो ठोस पदार्थ होता है उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। और द्रव में जो होता है लिक्विड स्टेट में आकृति निश्चित होती है लेकिन उसका वॉल्यूम निश्चित नहीं होता है। ठीक है, आकृति तो निश्चित होती है लेकिन उसका वॉल्यूम निश्चित नहीं होता है। वास्तव में, और गैस में आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। Which of the following, next question, which of the following is a poor conductor of electricity? यानी निम्न में से कौन विद्युत का खराब चालक है? खराब चालक से मतलब ये है कि उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाए तो प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी। जैसे कॉपर, देखिए जो घरों में तार प्रयोग किए जाते हैं वो कॉपर के ही लगाए जाते हैं, जिससे उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह आसानी से हो सके। ठीक है, कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह आसानी से होने के कारण ये क्या होगा, विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर खराब चालक की बात की है, जिसकी पुअर कंडक्टर, तो कॉपर तो अच्छा चालक है। एल्यूमिनियम, जो आपने बिजली के खंभे देखे होंगे उसमें जो सफेद रंग का तार होता है, ठीक है, बिजली खंभे एक खंभे से दूसरे खंभे को जोड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या, एक ब्लैक होता है और एक कैसा होता है, एक सफेद होता है। सफेद जो तार होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक है, जिससे उसमें धारा का प्रवाह होता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। गिलास, गिलास यानी कांच, अगर हम कोई बिजली का तार लें और उसमें क्या करें, उस कांच में लगाएं तो कांच में बिजली का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, कांच में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए ये विद्युत के क्या होते हैं, खराब चालक होते हैं। तो गिलास जो है वो विद्युत का खराब चालक होता है। नेक्स्ट सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी। चांदी, चांदी क्या है, एक धातु है। ठीक है, तो चांदी एक धातु है और ये विद्युत का अच्छा चालक होती है। ठीक है, चांदी जो है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, उसमें भी धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विद्युत का खराब चालक कांच। बाकी तीनों अच्छे चालक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आदर्श गैस है? यानी which of the following is a noble gas? which of the following is a noble gas? निम्न में से कौन सा आदर्श गैस है? आदर्श गैस, आदर्श गैस कई बार बता चुके हैं, ये पीरियोडिक टेबल के 18वें ग्रुप में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे
हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और इनके अंतिम कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ये स्थायी होते हैं। ये ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये पहले से ही अपने आप में स्थायी होते हैं। ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये प्रक्रियाशील नहीं होते हैं, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें आदर्श गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नोबल गैस। ठीक, अब कौन कौन सी हैं? इन्हें अक्रिय गैस भी कहते हैं। अक्रिय, अक्रिय मतलब क्रियाशील नहीं होती हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है आर्गन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा कार्बन। ठीक है, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। ठीक, ऑक्सीजन ये तो क्रिया करती है, क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी क्रिया को ऑक्सीकृत करती है। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। नाइट्रोजन भी क्रिया करती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी नहीं हुआ, नाइट्रोजन नहीं हुआ, और कार्बन तो ये तो कार्बन कार्बन मिलके एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। कार्बन भी क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ये भी आदर्श गैस नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्गन। आर्गन क्या है? एक आदर्श गैस है, जिसका संकेत क्या होता है? ए आर। क्या होता है बच्चों? ए आर। ठीक, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 30। ठीक है, कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन आज हुए? 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, बार बार देखिए वीडियो को। ठीक है, और इसे समझने का प्रयास किए। मैंने जितना अच्छा समझा हो सका उतना अच्छा समझाया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। कल हम आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।